प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो ब्रिज का मायना होता है कि जब आप ना ऐसा सर्किट बनाते हो जिसमें 4 आर्म्स हैं, 1 2 3 4, है ना, तो इसको कहते हैं ब्रिज सर्किट। तो इस ब्रिज में ए बी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे पी, और बी सी में एक रेजिस्टेंस है, इसे कहेंगे क्यू। ए डी में रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे आर, और डी और सी में एक रेजिस्टेंस है, इसे बोलेंगे एस। और बी और डी में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है। जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है। आप कहोगे कि गैल्वेनोमीटर लगाया क्यों है? ये इसलिए लगाया है करंट देखने के लिए। पर एक ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब ये बहुत थोड़ा करंट पड़ सकता है, ज़्यादा करंट नहीं पड़ सकता, थोड़ा सा करंट बस। मतलब इट्स वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, करंट को एकदम से डिटेक्ट कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया बी और डी में, पर इस गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को हम बोल रहे हैं जी, राइट। और इस सर्किट को हम करंट दे रहे हैं इस बैटरी से, किसी भी वोल्ट की हो सकती है, ये ऑफ ऑन की है, बस इतना सिंपल सा सर्किट है। चलो मैं की को ऑन कर देता हूँ, क्या होगा, बैटरी का करंट स्टार्ट हो जाएगा। इस करंट को आप बोलो आई। जब करंट यहाँ पहुँचेगा, उसको 2 रास्ते दिखाई देंगे जाने को, एक इधर एक इधर। कुछ करंट यहाँ जाएगा I1, और इस रास्ते से करंट जाएगा I2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि I जो है ये स्प्लिट हो गया I1 प्लस I2 में। करंट जंक्शन रूल भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो वो यही है। ठीक है, तो करंट टूट गया I1 और I2 में। अब देखो I1 ये आ रहा था ना, जब I1 यहाँ पहुँचेगा, उसको फिर 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक ये एक ये। जो करंट इधर जाएगा, मैं उसको बोल लेता हूँ I, और पैर में डाल देता हूँ जी, मतलब गैल्वेनोमीटर में। तो बाकी करंट बचा कितना, क्योंकि आ कितना रहा था I1, I1 में से यहाँ करंट कितना गया IG, तो बाकी कितना बचा I1 माइनस IG। ये करंट किस में जाएगा, इस क्यू में। अब देखो इसके अलोंग करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है I2, है ना, और ऊपर से करंट कितना आ रहा है IG। अब IG करंट और I2 करंट दोनों यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे मतलब I2 प्लस IG। ये दोनों करंट इकट्ठे होकर किस में से जाएंगे, S में से। तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन से भी करंट आ रहा है, इस लाइन से भी आ रहा है, तो इस लाइन में करंट कितना होगा, ये वाला करंट, ये वाला करंट, मतलब I1 माइनस IG प्लस ये करंट जो ये आ रहा है, ये कितना है I2 प्लस IG। ठीक है, IG और IG कट जाएंगे, तो कितना करंट रह गया, I1 प्लस I2, और I1 I2 किसके इक्वल था, I के। तो मैं ना जितना करंट शुरू हुआ उतना ही करंट वापस आ गया। यदि ऐसा होता है तो आपका सर्किट गुड है। ठीक है सब। देखो आगे हमने ये तो हो गया इसका। अब इसमें करना क्या है, देखो ये 4 रेजिस्टेंस है P Q R S। करना क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ना ऐसे करो, हम किरचॉफ लॉ लिख लेते हैं इस लूप में और इस लूप में। हम ट्रेवर्स करते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज, आप एंटी भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे साथ इक्वेशन लिखो किरचॉफ लॉ की इस लूप में। तो यहाँ करंट कितना आ रहा है I1, रेजिस्टेंस क्या है P। आगे चलो, तो हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो करंट भी हमारी डायरेक्शन में ही है, तो IG इनटू क्या हो जाएगा G। अब ऐसे चलो 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 चलो, ऐसे आगे हम देखो ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे,
तो करंट हमारे से उल्टा आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे माइनस I2 इंटू आर। इस सर्किट में कोई सेल है नहीं है, तो इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगी पहली इक्वेशन। ओके, अब हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन को किस लूप में लिखेंगे? इस लूप में ना, तो क्लॉकवाइज ही ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से। तो यहाँ करंट क्या है? I1 माइनस IG, और ये करंट मेरी डायरेक्शन में ही है, N2Q। ठीक है, आगे चलो इधर, ये करंट उल्टा आ रहा है ना, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, करंट उल्टा आ रहा है। तो क्या क्या लिखोगे आप? माइनस माइनस क्या लिखोगे? दिस I2 प्लस IG इंटू क्या करोगे? S। ठीक है, इंटू क्या करोगे? S। आगे फिर चलो ऊपर आ जाओ। हम ऐसे जाके ना ऊपर जा रहे हैं, पर करंट नीचे आ रहा है, तो हम फिर लिखेंगे माइनस IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशंस होगी। मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन क्या थी? मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख लेता हूँ ना। पहली इक्वेशन ये थी I1P प्लस IG इंटू G इज इक्वल्स टू, मैं माइनस को उधर ले जाता हूँ, I2 इंटू R। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली, ये क्या है? I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस में ना, मैं उधर ले जाता हूँ, IG इंटू G प्लस क्या होगा? I2 प्लस IG इंटू S। तो ये हमारी दो इक्वेशन है। देखो अब हमें करना क्या है, बात सुनो बड़े ध्यान से। आप ना इनकी वैल्यूज ना, ये P Q R S, सपोज ये इनमें से कुछ आप वेरी कर सकते हो, मतलब बदल सकते हो। जैसे R को बदल सकते हो सपोज, है ना, और Q को बदल सकते हो, ये S को बदल सकते हो, ये इसको बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो। आप इनको इस तरीके से बदलो, ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, भले यदि तो आप इनकी वैल्यू को इस तरीके से सेट कर लो कि यहाँ पे जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज यहाँ आ जाए। भले यहाँ पे यदि +2 वोल्ट है और यहाँ पे भी +2 वोल्ट बन जाए इस पॉइंट में, तो यदि वोल्ट सेम हो जाए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इस लाइन में करंट नहीं होगा। करंट तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लस माइनस। एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल होता है, मतलब हाई लो होने चाहिए। जैसे आप घर में नहीं देखते, ऐसे होता है ना, घर में हम कहते हैं एक फेज है और ये न्यूट्रल है। फेज का मायना क्या होता है? हाई। न्यूट्रल का मायना क्या होता है? लो। हाई और लो दो लेते हैं ना, तभी करंट मिलता है। यदि आप दोनों हाई हाई ले लोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ऐसे यदि यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज सेम हो गए तो इस लाइन में करंट आएगा नहीं। आएगा नहीं तो गैल्वेनोमीटर करंट क्या शो करेगा? 0। यदि गैल्वेनोमीटर करंट ने 0 शो कर दिया तो हम कहेंगे हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस मीन कि इस लाइन में करंट नहीं है और ये दोनों पॉइंट इक्को पोटेंशियल पे हैं। तो मैं अब ये सोच लेता हूँ कि मैंने ना ब्रिज बैलेंस कर लिया। बैलेंस कर लिए तो क्या होगा? ये करंट नहीं होगा, ये फैक्टर ख़त्म हो गया। दूसरी इक्वेशन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, IG नहीं होगा ना। तो बाकी क्या रहा? बाकी रहा I1P इक्वल्स टू I2R, और इस इक्वेशन में क्या रहा? I1Q
इज इक्वल्स टू I2S। बाकी तो ख़त्म हो गए ना, क्योंकि IG को 0 कर दिया था। अब इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से ये कैंसल्स, ये कैंसल्स, तो ये क्या आ रहा है, P/Q इक्वल्स टू R/S। P/Q इक्वल्स टू R/S। ये देखो P/Q R/S, P/Q R। देखो अब मैं क्या बताऊंगा आपको, ये कि यदि इनकी रेशो P डिवाइडेड बाई Q R डिवाइडेड बाई S के बराबर हो जाती है तो इस लाइन में तब करंट नहीं होता। इसे कहते हैं ब्रिज बैलेंस की कंडीशन, कि यदि P/Q इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो जाए तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, जब भी आपको कहीं लिखा मिलेगा ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो आप ये मान लीजिएगा कि इनकी रेशियो बराबर है। तब क्या होता है, ये पोटेंशियल नहीं होता, तो इस लाइन में करंट नहीं होता, तो हो गया काम खत्म। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं आगे इसकी एक एप्लीकेशन बता दूं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही आप कह सकते हो, ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, दूसरी किस्म का, और इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। मीटर क्यों कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नोट कर लो, अभी बताऊंगा मैं। और इसे स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। देखो इसमें है क्या है, पहले एक मीटर स्केल लगी है। ये मीटर स्केल पता है कितनी लंबी है, ये मीटर लिखा है ना यहाँ पे, तो ये स्केल 1 मीटर लॉन्ग है, तो इसीलिए इसे मीटर कहते हैं, मीटर ब्रिज। तो पहले तो एक स्केल हो गई, स्केल पे हमने ना एक तार को लगा देते हैं, तार को, एक वायर को फिक्स कर देते हैं बिटवीन पॉइंट A एंड C। AC में हमने एक वायर, ये जो ग्रीन वायर नजर आ रही है ना, ये फिक्स कर दी। ये किस चीज़ की बनी है, कॉन्स्टेंटन की बनी है या मैग्नेन की बनी है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ वो मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि वायर का मटेरियल कॉन्स्टेंटन या मैग्नेन क्यों लिया गया। ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आप सोचो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। तो ये वायर होगी, कितनी होगी, 1 मीटर की। फिर देखो ये ना ऐसे एक एल शेप स्ट्रिप है, कॉपर की बनी हुई है, एक पत्ती है कॉपर की, ये सोच लो, एक कॉपर की पत्ती यहाँ पे है, एक एल शेप कॉपर की पत्ती यहाँ पे। कॉपर क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कॉपर वेरी गुड कंडक्टर, और उसका रेजिस्टेंस हम सोचते हैं कि है नहीं। ये वैसे गलत बात है ये सोचना कि है नहीं, होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो चलो मान लो कि थोड़ा रेजिस्टेंस वो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए कॉपर यूज़ किया गया। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूँ, इसको डी कह रहा हूँ। AD में मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, और डी पॉइंट और सी पॉइंट में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी एस की वैल्यू अननोन है, पता नहीं हमें कितना है ये। ठीक है, और डी पॉइंट में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर के साथ एक ना जॉकी लगा दी। आप कहोगे जॉकी क्या है, ये एक जैसे पेन है ना, ये सोच लो पेन मेटल का है, पेन की इस तरफ एक वायर लगी है, उस वायर को मैंने जोड़ा हुआ है डी के साथ ना, गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर को आगे जोड़ा हुआ डी के साथ, तो ये पेन को मैं जॉकी कहूँगा, जॉकी। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, इस वायर में ना हम करंट देते हैं, कहाँ से देते हैं, सेल से, और की को हम प्रेस ऑन करेंगे तो वायर में करंट जाना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब ये करंट जाएगा तो अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ना एक्चुअली यही वाला ब्रिज सर्किट है। आप कहोगे कैसे, ये तो कुछ और ही दिखाई देता है। अरे बाबा दिखाई देने से नहीं होता, देखो इधर A और B है ना, AB में एक रेजिस्टेंस है P, तो मेरा A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है। A और B में ये इतनी वायर आ जाएगी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और यदि मैं कहूँ कि इस वायर का स्मॉल r ये रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, मतलब यदि एक यूनिट लेंथ होगी तो उसका रेजिस्टेंस r होगा, तो ये लेंथ इतनी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, ये सपोज A से लेके B तक लेंथ L1, ये हो जाएगा R × L1। ठीक है, तो
ए और बी में जो रेजिस्टेंस था ब्रिज में उसको पी बोला था, तो मैं इसको पी बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर बी और सी में एक रेजिस्टेंस है क्यू, और बी और सी में लेंथ देखो, टोटल लेंथ कितनी थी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये होगी L1, बाकी कितनी रहेगी, कितने सेंटीमीटर रहेगी 100 माइनस L1, तो 100, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R इंटू 100 माइनस L1। तो इस रेजिस्टेंस को BC को क्या बोला हुआ यहाँ पे Q, तो ये क्या होगा इक्वल्स टू Q। तो ये मेरे पास PQ था, यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस है, वो मैंने लिख ही दिया, वो PQ बन गए। ठीक है, आगे चलो, AD में क्या रेजिस्टेंस है, ये R है ना, और A और D में रेजिस्टेंस क्या है, ये R, तो ये R है ही है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है ऐसे A और D में R है। और DC में क्या रेजिस्टेंस S, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है S वही है जो अननोन है, इसको पता करना है। तो ये ब्रिज सर्किट तो हो गया। अब सेल कहाँ लगा था, A और C में, देखो यहाँ भी सेल कहाँ लगा है, A और C में, यहाँ भी A और C में, की है वैसे की लगी है, तो ये ब्रिज सर्किट ही है। तो जब ब्रिज, हम क्या करेंगे ना, इसमें फायदा क्या होता है, ये चौकी है ना, पेन है जैसे, इसको मैं टच कर सकता हूँ यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब इसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि स्लाइड करना चाहिए, गलत है, स्लाइड नहीं करना चाहिए, टच करना चाहिए, ऐसे ऐसे चौकी से टच कर, जैसे स्लाइड करोगे ना तो वायर की थिकनेस, ये हो सकता है कि वायर रब होने से इसकी थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए। मतलब हम ना, इसकी कंडीशन होती है कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा इसको ऐसे स्लाइड करो, ऐसे रगड़ते हो ना, जब रगड़ने से इसकी थिकनेस में फ़र्क पड़ता है, तो इसको ऐसे ऐसे टच करो। फिर आपको कि टच करने से क्या होगा, आप ऐसे ऐसे टच करो कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे दे। क्यों देगा, जैसे इसको यहाँ लेके जाओगे ये रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये दोनों चेंज हो जाते हैं ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ पे। ये देखो, तो जो मैं चौकी को यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये और ये लेंथ चेंज होती है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस बदलते हैं। तो मैं इसको ऐसे टच करूँगा कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे दे, तो मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया। फिर बैलेंस होने की क्या कंडीशन होती है कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। अब P क्या है आपके पास, R L1, और Q क्या है, Q क्या है R 100 माइनस L1 इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो L1 क्या होगा यहाँ पे, R और R कट जाएगा, S की वैल्यू फाइंड कर लो। तो S कितना आएगा, R 100 माइनस L1 अपॉन L1, बस काम खत्म। तो अननोन रेजिस्टेंस की यदि वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो कर सकते हो। S क्या है, अननोन, R नोन है, L1 हमने पता कर ही लिया कि कहाँ पे टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे दे, तो S हमें पता चल जाएगा। तो ये है स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है कि इसको टच करो, ऐसे ऐसे स्लाइड ना करो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फर्क पड़ता है। तो दिस इज ऑल योर स्लाइड वायर ब्रिज। नाउ आई एम कमिंग अ प्रॉब्लम हियर। देखो एक ये सर्किट है, इस सर्किट में मैं सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं। देखो ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो दिस अपॉन दिस 1/4, दिस अपॉन दिस 2/3, ये इक्वल है 1/4, 2/3 इक्वल नहीं है ना, तो ये ब्रिज अनबैलेंस्ड है। तो ये ब्रिज अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। तो मैंने यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे करंट को मैंने तोड़ा था I1 I2 में, इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं इस तरफ करंट कह रहा हूँ I1 जा रहा है, तो बाकी कितना बचेगा, I माइनस I1 इस तरफ जा रहा है। बस ये मैं थोड़ी चेंज की है, मैंने I1 और I2 नहीं कहा, मैंने इस तरफ I1 को यहाँ ले गया, तो बाकी जो करंट बचा वो यहाँ ले आया। फिर I1 यहाँ आया तो टूट गया 2 हिस्सों में, और ये आ रहा है करंट, ये आ रहा है, दोनों मिलके इसमें जाएंगे, यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, ये करंट मिलेंगे, मिलके ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा कितना, I। तो I शुरू हुआ था, I वापस आए। अब आपको पता है क्या करना है, आपको ना
ये करंट की वैल्यूज पता करनी कि इस लूप में करंट क्या है, इसमें क्या है, ये आप खुद सॉल्व करिएगा। किरचॉफ लॉ लगाओ। बैलेंस नहीं है ऐसे मत कर दियो कि P अपॉन क्यू आर ओवर एक्स, वो दिख ही रहा बैलेंस नहीं है। तो आई जी की वैल्यू आएगी आपके पास। तो आप मुझे कृपा करके बताओ कि I1 कितना होगा, IG कितना होगा, I कितना होगा। सॉल्व यूर सेल्फ, ईजी है, नहीं होगा तो हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी in any question related to the Kirchhoff law, don't hesitate. Please write me in the comments box. I will definitely try to give answer. And I'm giving you my phone number 9888 169 226. Okay? Thank you very much.